नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जो पहला जो मेन टॉपिक है उसका सब टॉपिक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हमने कहा था कि इस वीडियो को जो है 4 पार्ट में पढ़ेंगे, तो ये सेकेंड पार्ट लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहले पार्ट का जो है वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए जा करके। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इसमें 100 साल का इतिहास को पढ़ाएगा। जो सेकेंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, यानी कि द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का, द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी कहाँ से शुरू होगा? 1801 से लेकर के 1819 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं 19th सेंचुरी। ठीक है, और उसके बाद 1899 तक पढ़ना तो है ही, उसके बाद भी है 1914 तक, यानी कि 1914 तक, 1914 तक, यानी 1801 से लेकर के 1914 तक के बीच में पूरे यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या अप्स डाउन्स हुए, तो पूरे साल का जो पूरा जो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ, वही डेवलपमेंट हम लोग को इसमें पढ़ना है। उस दौर में, उस समय, उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जब ये 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय के दौर में क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजिकल और ये सब जो है तरक्की हुआ, पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए धैर्य बना कर रखिए और टॉपिक को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन और हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन इन्हीं में किसी भी लाइन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर की। वर्ल्ड जो था 19th सेंचुरी में बहुत तेज़ी गति से बदल रहा था। तो वर्ल्ड जो था आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत सारा फैक्टर है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी को, यानी किसी भी समाज को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। ट्रांसफॉर्म मतलब कि पूरी तरह से बदलना। और एक्सटर्नल रिलेशन भी जो था एक देश से दूसरे देश का, वो अच्छा हो रहा था, डेवलप हो रहा था। बहुत सारे इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि इस दौरान 3 तरह का फ्लो हुआ। ठीक है, पहला जो फ्लो हुआ वो फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, यानी व्यापार का एक देश से दूसरी जगह देश जाना। ठीक है ना, ये लार्जली 19th सेंचुरी में हुआ, जो सामानों का, जैसे कपड़ा और गेहूं का ट्रेड होने लगा एक देश से दूसरे देश। दूसरा जो फ्लो हुआ वो फ्लो ऑफ लेबर। पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, तो सेकंड जो है फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि माइग्रेंट वर्कर लोग क्या थे, काम के तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती थी, तो सोचते थे कि गरीबी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि बाहर जा कर के काम काज करना। आज के डेट में भी बहुत सारा माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ जब उनको इकोनॉमिक उपार्जन नहीं होगा तो वो जाएंगे ही। ठीक है, तीसरा जो मूवमेंट था वो क्या था, कैपिटल का मूवमेंट। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो था वो बड़ा बड़ा देश छोटे छोटे देशों में कर रखा था, ताकि वहाँ से कैपिटल गेन कर सके, प्रॉफिट कमा सके। तो 3 चीज़ हुआ, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये तीनों जो फ्लो है आपस में इंटरवूवन है, खुद से बुना हुआ है। इससे लोगों का जीवन जो था बहुत हद तक प्रभावित हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जो लेबर माइग्रेंट लेबर लोग थे, ठीक है, वो गुड और कैपिटल, तो इन लोग के फ्लो में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, इनको ज़्यादा इनसे मतलब नहीं है। लेकिन तीनों चीज़ मिला करके पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को रीशेप करता है, दोबारा से बदल देता है, बनाता है। ठीक है, तो कैसे वर्ल्ड के इकोनॉमी को बदलता है, टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे शेप लेता है। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन जो था उसका दौर चल रहा था, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। ठीक है ना, और बिल्कुल एडवांस फेस में था। तो तो हुआ क्या कि कुछ जो कंट्री था उसमें सेल्फ सफिशिएंट फूड उगता था। बहुत सारा कंट्री में उतना खाना उपज जाता था जितना उस कंट्री को ज़रूरत हो। लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में जो था
खाने का जो सेल्फ सफिशिएंट यानी खाने की पूर्ति नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा था, लोग अमीर हो रहे थे, पैसे वाले हो रहे थे, इसलिए कंजप्शन भी ज़्यादा करने लगे। और पॉपुलेशन भी जो था 18th सेंचुरी में वो ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड का ग्रेन यानी अनाज का जो डिमांड था वो भी बढ़ते चला गया। इंडस्ट्री बढ़ने के कारण अर्बन सेंटर ग्रो हुआ, इंडस्ट्री ग्रो हुआ, वर्कर्स बहुत सारे माइग्रेट होकर वहाँ आए, तो खाने का जो डिमांड था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके कारण से फूड प्राइसेस था वो आसमान छूने लगे। प्रेशर में आकर के लैंडेड ग्रुप ने बोला, सरकार पर दबाव डाला कि भाई बाहर से क्या करिए, जो इंपोर्ट हो रहा है अनाज उस पर बैन लगाइए। ठीक है, तब सरकार ने फिर क्या कर दिया, जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था अनाज उस पर बैन लगा दिया। तो इसको बोलते हैं कॉर्न लॉ। जब कॉर्न फिर भी जो था डिमांड को पूरा नहीं कर पाया ब्रिटेन अपने व्यापारियों के माध्यम से, तब फिर इंडस्ट्रीज लोगों ने उन पर दबाव डाला ब्रिटिश पे, तो फिर कॉर्न लॉ को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो कॉर्न लॉ लगाया गया था जो बाहर से जो फूड ग्रेन आता था ब्रिटेन में उस पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, कॉर्न लॉ के हट जाने के बाद फूड अब इंपोर्ट होने लगा ब्रिटेन में सस्ते दामों पर। अब इतना सस्ता फूड यहाँ पर मिलने लगा क्योंकि अब यहाँ के जो खुद के जो ब्रिटेन के जो कल्टीवेटर थे वो ज़मीन को खाली छोड़ देते थे। ठीक है, क्यों? वो तो एक तो अमीर थे, ऊपर से बोलते थे कि जब खाना इतना सस्ता मिल ही रहा है तो हम लोग उगा के क्या करेंगे। तो हज़ारों मैन और वुमेन जो थे वो खेती छोड़ करके शहर में चले गए काम करने के लिए। ठीक है, जब फूड प्राइसेस ब्रिटेन में गिर गया तो कंजप्शन जो था, फूड प्राइसेस गिरा और कंजप्शन जो था बढ़ गया। ठीक है, तो मिड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था ब्रिटेन में बहुत तेज़ी गति से हो रहा था। लोगों का जो इनकम था वो भी बढ़ गया था। फूड इंपोर्ट जो था वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा था पूरे वर्ल्ड से, यानी यूरोप से, रसिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इन सब जगह से खाना ब्रिटिश के डिमांड को पूरा करने के लिए आता था। ठीक है, उसके बाद इट वॉज नॉट इनफ मर्ली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो कह रहा है कि सिर्फ ज़मीन को साफ इसलिए नहीं किया गया कि खेती किया जा सके, बल्कि रेलवे के एक्सपेंशन के लिए एग्रीकल्चर रीजन को एग्रीकल्चर रीजन के लिए, रेलवे के लिए और पोर्ट बनाने के लिए खेतों को साफ किया गया, पेड़ों को काटा गया, नए हार्बर, नए जो थे बंदरगाह बनाए गए ताकि शिप से जो सामान आता है वो उतारा जा सके। तो खेत को साफ करके वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाने लगा, घर बनाया जाने लगा, सेटलमेंट बनाया जाने लगा और लोग उसी से जुड़ा हुआ एक्टिविटी करने लगे। तो इस तरह से कैपिटल जो था सारा फ्लो होकर के लंदन में फ्लो हो गया। जो डिमांड था लेबर का बहुत सारे जगहों पर वो उसका शॉर्ट सप्लाई हो रहा था। इसके कारण से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, इन सब जगहों से बहुत सारे लेबर को लाया गया काम करने के लिए, है ना, फार्म में। तो कहा जाता है कि नियरली 50 मिलियन लोग जो थे वो यूरोप से अमेरिका गए। 50 मिलियन जो लोग हैं वो यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए 19th सेंचुरी में। और कहा जाता है पूरी दुनिया में 150 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ा, समुद्र को पार किया, लंबी दूरी तय की ताकि उनका जीवन जो है, उसका जो फ्यूचर है वो बदल सके। ठीक है, ये पिक्चर में देखिए दिख रहा है जो आयरिश इमिग्रेंट्स लोग हैं वो शिप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इतने सारे, कितना बदहाली है, इस पिक्चर को देखने से लग रहा है कि यूरोप में कितना गरीबी और कितना बेबसी रही होगी। 1890 में ग्लोबल एग्रीकल्चर जो था वो शेप ले रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इकोलॉजीज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल फ्लो सब बदल रहा था। ठीक है, और फूड जो थे वो बगल वाले टाउन से और विलेज से नहीं आते थे, हज़ारों मील दूर से आते थे। ठीक है, तो जो किसान जो थे ब्रिटेन के वो फसल नहीं उगाते थे बल्कि वर्कर लोग उगाते थे जो वहाँ पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए आते थे। ठीक है, उसके बाद रेलवे से आता था, बहुत सारा शिप से आता था। तो ये सब यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन आइलैंड से लो पेड वर्कर को लाया जाता था यूरोप में खेती कराने के लिए, और यूरोप में खेती होता था और सारा जो प्रोडक्शन था वो ब्रिटेन में पहुंचा दिया जाता था ब्रिटेन का डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, हुआ स्मॉल स्केल पे भी हुआ एक पंजाब में। ठीक है ना, वेस्ट पंजाब में
यहाँ जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इरिगेशन सिस्टम बनाया, सेमी डेजर्ट यानी वहाँ पर पंजाब में डेजर्ट एरिया था, वहाँ पर इरिगेशन करने के लिए कैनल बनाया ताकि अधिक से अधिक क्या किया जाए, खेती किया जा सके। ठीक है, और उस कैनल के अगल बगल पंजाब में बहुत सारे पीजन्स लोग रहने लगे। ठीक है, तो सेटलमेंट जो था बहुत तेज़ी गति से हो रहा था। फूड जो है एक एग्जाम्पल है, यानी कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं। कल्टीवेशन जो था कॉटन का वो बहुत ज़्यादा हो रहा था इंडिया में, और कॉटन से जो कच्चा कॉटन होता है उसका एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश के टेक्सटाइल मिल में। रबर का भी वही केस है, और कहा जाता है कि 1820 से 1914 के बीच में ये एस्टिमेट किया जाता है कि 25 से 40 गुना जो था एक्सपोर्ट इंडिया का ब्रिटेन से बढ़ गया था। यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को। 60% जो ट्रेड था वो प्राइमरी प्रोडक्ट का होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वीट का, कॉटन का, मिनरल्स का, कोयला का, ये एक्सपोर्ट करता था इंडिया ब्रिटेन को। ठीक है, अब है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सिर्फ रेलवे का भी इन्वेंशन हुआ, स्टीम शिप बना, टेलीग्राफ बना, ये सब एग्जाम्पल है इन्वेंशन सबका। 19वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद फास्टेस्ट रेलवे सिस्टम है ना, हल्का गाड़ी, हल्का शिप, ताकि जो है फाइनल मार्केट में सामानों को पहुंचाया जा सके आसान तरीके से। तो टेक्नोलॉजी का व्यापार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए टेक्नोलॉजी से कैसे व्यापार सिंपल होता है। पहले जो था मीट का जो ट्रेड था, तो मीट का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो मदद करता है व्यापार में। 1870 तक अमेरिका से जो यूरोप में जानवर जाते थे, तो जानवरों को ऐसे ही शिप में भर के ले जाया जाता था, जिसके कारण रास्ते में ही बहुत सारे जानवर मर जाते थे, वेट कम हो जाता था और ख़राब मतलब अनफिट यानी खाने के लिए अनफिट हो जाते थे, और मीट जो था बहुत महंगा आइटम बन गया था यूरोप में। ठीक है, तो स्कार्सिटी के कारण मीट का जो है दाम बढ़ जाता है। तब डेवलपमेंट एक टेक्नोलॉजी आता है, उस टेक्नोलॉजी में एक रेफ्रिजरेटर शिप बनाया जाता है, ऐसा शिप जिसमें बहुत रेफ्रिजरेटर बड़ा बड़ा था। अब जो था अमेरिका में ही मीट को काटा जाता है, और काटने के बाद मीट जो है वो कम स्पेस लेता है, और उस मीट को बहुत दिन तक प्रिजर्व रखा जा सकता है बिना ख़राब किए हुए। अब आसानी से सस्ते दामों पर यूरोप में जो था मीट मिलने लगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के आने से कितना ज़्यादा पैसों की और व्यापार में सुगमता आई। अब है लेट 19वीं सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। तो ट्रेड जो था वो जब फ्लोरिश हुआ, मार्केट फैला 19वीं सेंचुरी में, तो ट्रेड के बढ़ने से प्रोस्पेरिटी लोगों में आने लगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है उसका एक डार्कर साइड भी है। दुनिया के बहुत सारे भाग में जब ट्रेड बढ़ा और वर्ल्ड का इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ा, तो लोगों का फ्रीडम और लाइवलीहुड भी प्रभावित हुआ, है ना। तो कह रहा डेवलपमेंट हुआ तो कभी कहीं कहीं पर इकोनॉमिकल, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस हुआ, और वैसे चेंजेस हुआ जिसमें लोगों को बहुत सारा तकलीफ हुआ। देखिए पेनफुल कैसे साबित हुआ, ये अफ्रीका का एक देश है, और जो कलर, ये जो पिंक वाला है ये बेल्जियम का है, जो पीला वाला है वो ब्रिटिश का है, ब्लू वाला जो है फ्रांस का है। ये सब कॉलोनी है अफ्रीका पर डेवलप्ड यूरोपियन देशों का। तो इतना सारा कॉलोनी है, यानी कि हुआ क्या था कि डेवलपमेंट तो हो रहा था लेकिन किसी देश पर इसका उल्टा असर पड़ रहा था। 1885 में यूरोपियन पावर बर्लिन में मीटिंग करते हैं अफ्रीका को बांटने के लिए। तो बर्लिन में मीटिंग होता है अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को आपस में बांटने के लिए। ठीक है ना, उस तरह से यूएस जो था वो क्या बन गया, 1890 में कॉलोनियल पावर बन गया। रेंडर पेस्ट कैटल प्लेग, ये एक महामारी है जो जानवरों में फैलती है। अफ्रीका में 1890 में बहुत तेज़ी गति से कैटल प्लेग फैल रहा था, जिसको रेंडर पेस्ट कहते हैं, जिनसे बहुत सारे लोगों का जीवन जो था वो बिल्कुल बदल गया। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉलोनियल सोसाइटी का एक डिवास्टिंग फेस है। ठीक है, कैसे हज़ारों लोगों का जीवन, हज़ारों लोगों का भाग्य एक बीमारी के कारण बदलता है, उसको देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका जो था उसमें लैंड बहुत ज़्यादा था और रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा था, और अफ्रीका के जो लोग रहते थे वो काम करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास खेत भी था और जानवर था, उनसे उनकी रोजी रोटी चली जाती थी। तो यूरोपियन पावर ने जब देखा कि वहाँ बहुत सारा पैसा है, धन है, मिनरल रिसोर्स है, तो सोचा कि अफ्रीका के लोग अफ्रीका में जाएंगे और उन्हीं लोगों से
काम करवाएंगे, लेकिन अफ्रीका के लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, इसीलिए अफ्रीका के लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तब ब्रिटिश ने सोचा कि इनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तब बहुत तरह का टैक्स लगाया, मजबूर किया गया कि अफ्रीका के लोग किसी तरह से मेरे माइंस में काम करें, लेकिन न काम करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो अंत में फिर क्या होता है कि कुछ जो होता है इन्फेक्टेड जानवरों को, ठीक है, जो कि बीमारी से ग्रसित थे, उन जानवरों को जो है अफ्रीका में ला करके छोड़ दिया जाता है अमेरिका से। ठीक है ना। तो उसके बाद रेंडर पेस्ट अफ्रीका में आता है कब, 1880 में। और इन्फेक्टेड कैटल को इंपोर्ट किया जाता है ब्रिटिश एशिया से लाया जाता है ना। बहुत सारा इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है, कैटल है, उनको लाया जाता है ब्रिटिश एशिया से इटालियन सोल्जर को खिलाने के लिए। तो वो ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका में जंगल की आग की तरह बीमारी सभी जानवरों में फैल जाती है ना। यानी अफ्रीका का जो साउथ पॉइंट है, केप ऑफ होप, वहाँ तक पहुँच जाती है। पूरा अफ्रीका इससे प्रभावित हो जाता है और 90% जो कैटल होते हैं वो अफ्रीका के मर जाते हैं। लोगों के जब मेन जीविका उपार्जन की जो साधन था, लाइवलीहुड, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर बहुत सारे मजबूर होकर के लोग फिर यूरोपियन पावर्स के माइंस में, खदानों में, है ना, उनके कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये मजबूरी का फ़ायदा जो होता है यूरोपियंस उठाते हैं, अफ्रीकन को गुलाम, इंडेंचर्ड, सर्व्स ये बना डालते हैं और उनसे अधिक से अधिक काम लेते हैं। ठीक है। अब 2.4 है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से भी बहुत सारे लेबर गए थे वहाँ पर माइग्रेट होकर के, क्योंकि इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म पीरियड चल रहा था और यहाँ भी लोगों की हालत बहुत खस्ता थी। तो ये लोग अपनी माइजरी को ख़त्म करने के लिए, अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए ये लोग एक विश्वास पर जाते थे कि हम वहाँ जाएंगे तो मेरा फ्यूचर, मेरे परिवार का फ्यूचर बदल जाएगा। 19वीं सेंचुरी में हज़ारों इंडियंस, चाइनीज़ लेबर्स प्लांटेशन वर्कर में, माइन में, रोड में, रेलवे कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट में वर्ल्ड में जा रहे थे, क्योंकि यूरोप डेवलप कर रहा था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर चाहिए था। इसीलिए जो ये लेबर थे, कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते थे, लेबर्स को प्रॉमिस करते थे, यहाँ तक कि बोलते थे कि 5 साल बाद वापस लौट आएंगे। हाँ, प्लांटेशन प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर लोग थे वो सच नहीं बताते थे कि कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कितना दिन वहाँ पर काम करना है, लिविंग कंडीशन कैसा रहेगा, कैसा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं बताते थे। कुछ एडवांस पैसा दे देते थे और भोले भाले लेबर्स को ले जाते थे। लेबर जो थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया के, तमिलनाडु के, ये जो गरीब क्षेत्र है, गरीब राज्य है, वहाँ से लेबरों को उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके प्लांटेशन वर्कर में, माइंस में ले जाते थे। आसाम में भी प्लांटेशन वर्किंग होता था, वहाँ भी बहुत सारे लेबर को क्या कर दिया गया, झूठा वादा दे करके ले जाया गया। जो मेन डेस्टिनेशन था जहाँ ले जाया था लेबर को, वो था कैरेबियन आइलैंड। तो कैरेबियन आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, यूएसए के नीचे है और साउथ अमेरिका के बीच में आइलैंड बहुत सारा है, उसको हम लोग कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं। वहाँ पे ले जाया गया। बहुत सारे वर्कर को आसाम में भी ले जाया गया। तो छोटा सा कमीशन दे करके रिक्रूटमेंट जो थे वो एजेंट्स बना रखे थे और वो एजेंट गांव-गांव जाते थे, वहाँ के गांव के मुखिया को कुछ पैसा देते थे। उस मुखिया क्या करता था, गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता और बोलता कि जाओ तुम इनके साथ, और इनके साथ जा करके वहाँ तुमको काम मिलेगा, खाना पीना सब मिलेगा, जिससे तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसलिए विश्वास करके लोग चले जाते थे। जो जाते थे कभी कभी तो वो लौट कर भी नहीं आते थे। जब वह पहुंचते थे तो देखते थे कि उनका लिविंग कंडीशन और वर्किंग आवर जो है बहुत लंबा है, बुरा स्थिति है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता था, खाना पीना सही से नहीं दिया जाता था, इतना परेशानी था। ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी में एक नया सिस्टम स्लेवरी का शुरू हो गया। ठीक है। अब स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामों को बेचा जाता था, आदमी को एक ऑब्जेक्ट की तरह बेचा जाता था। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो है फ़ोटो कार्ड लेकर के सब पर नंबर लिखा हुआ है ना, इस सब को ऑब्जेक्ट की तरह बेचा जाता था। कैरेबियन आइलैंड में, यूरोप में, है ना, ब्रिटेन में, अमेरिका में, इन सब जगहों पर अफ्रीका से जो मजबूर लोग हैं, जो निग्रोज लोग हैं, उन लोग को ला करके बेचा जाता था। ठीक है। तो ये सिस्टम जो स्लेवरी का था बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम था, जिससे जो था अफ्रीका बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है। इसमें कुछ है, एक क्वेश्चन इससे बनता है चटनी म्यूज़िक के बारे में। जब वहाँ पे माइग्रेंट लोग गए तो उन लोग जब देखे कि इतना प्रताड़ना है तो वहीं के रेसेस, वहीं की जो प्रजाति थी उसी से मिल गए और उनका जो त्यौहार था वो मनाने लगे, उन्हीं के जैसे हो गए, उसी में इंटरमिंगल्ड हो गए। तो चटनी म्यूजिक जो है पॉपुलर
मतलब पॉपुलर गाना है, एक कार्यक्रम है, चटनी म्यूजिक कहा जाता है। तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो कहा जाता है कि इंडेंचर्ड लेबर को जब आज़ादी मिल जाती है उसके लिए चटनी म्यूजिक को मनाया जाता था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे इंडेंचर्ड वर्कर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर जब ख़त्म हो भी जाता, कॉन्ट्रैक्ट जो 5 साल का था वो ख़त्म भी हो जाता था, तब भी घर नहीं लौट पाते थे, क्योंकि घर आने का रास्ता ही ख़त्म हो जाता था उनका पास, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि वो किस आइलैंड पे हैं, उनको फिर वापस कैसे जाना उनको पता ही नहीं था, इसलिए वहीं बस जाते थे। आप लोगों ने एक नोबेल प्राइज़ भी राइटर जो हैं उनका नाम सुना, हॉल नाम के एक नोबलिस्ट है जिन्होंने अपनी किताब लिखी है माइग्रेंट वर्कर के ऊपर। ठीक है, वो भी माइग्रेट होकर के चले गए थे। और आप लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के 2 क्रिकेटर है, श्रीनिवासन चंद्रपाल और रामेश्वरन सरवन, ये दोनों जो है इनके जो माता पिता जो पूर्व दादा दादी थे वो इंडेंचर्ड लेबर ही थे। इंडियन नाम इससे लगता है क्योंकि ये भारत के ही रहने वाले लोग हैं जो कि माइग्रेट होकर के वहाँ चले गए थे। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ में 1900 में, यानी कि 1900 में तो जो स्लेवरी सिस्टम था उसका बहुत विरोध होने लगा। बोला कि ये बहुत ही एब्यूसिव और क्रूल चीज़ है, प्रैक्टिस है, इसको फिर ख़त्म करना चाहिए। तो 1921 में स्लेवरी को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड में अब कोई भी जो थे स्लेवरी सिस्टम चालू नहीं था, और जो बच गए थे वो सब वहाँ पर कूली की तरह काम करते थे। और नेपाल्स का एक नोवेल है जिसमें वो लिखते हैं किस तरह से ये जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ गए थे, किस तरह से वो क्या बन गए, एलिनेशन, एक एलियन की तरह अपना जीवन बिताते थे अकेले। ठीक है, क्योंकि उनका देश तो था नहीं वो। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड, तो अब क्या हुआ कि इसमें इंडियन बैंकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो बड़े बड़े प्लांटर थे उनको तो बैंक से और मार्केट से पैसा मिल जाता था, लेकिन जो छोटे छोटे जो फार्मर थे, पीजेंट्स थे, उनको पैसा कौन देगा। तो शिकारपुरी सौरभ, नोट्टी कोट्टी क्षेत्रई, ये 2 बैंकर्स हैं जो क्या करते थे, सेंट्रल और साउथ एशिया से बैंक से पैसा लेते थे, और क्या करते थे कि यूरोपियन बैंक से भी पैसा लेते थे। और ये क्या करते थे, छोटे छोटे किसानों को, जो इंडिजिनियस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यानी छोटे छोटे फार्मर को, ग्रुप को पैसा देते थे ताकि अपना ये व्यापार है ना फॉरेन कंट्री में कर सके। इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, यानी भारतीय व्यापार है ना, उपनिवेशवाद और वैश्विक तंत्र। तो ऐतिहासिक रूप से जो फाइन कॉटन था वो सारा इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होता था। तो जो ब्रिटेन का जो कॉटन था वो एक्सपेंड होने लगा। ठीक है, एक्सपेंड होने लगा, टैरिफ जो था वो इम्पोज कर दिया गया। ब्रिटेन में कोई भी कपड़ा अब इंपोर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, इसीलिए इंडिया से अब कॉटन कपड़ा वहाँ जाने नहीं लगा, इसलिए जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था ब्रिटेन में वो घटते चला गया। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, बहुत सारा टैरिफ बैरियर लगा दिया। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में। और एक फिगर के अनुसार 1800 में 30% एक्सपोर्ट होता था, जो घट के 1815 में 15% हो गया। और उसके बाद 1870 में 3%, यानी इंडिया मात्र 3% कॉटन कपड़ा का जो एक्सपोर्ट करने लगा, बाकी पूरा जो है घट गया। उल्टा ये हुआ कि कच्चा जो कॉटन था वो इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा। 1812 से 1871 में 5% से बढ़ के 35% जो रॉ कॉटन है उसका एक्सपोर्ट होने लगा, और एक्सपोर्ट होकर के ब्रिटेन जाता, और ब्रिटेन से बना हुआ प्रोडक्ट बन करके फिर महंगे दामों में इंडिया में बिकता। ठीक है, तो इंडिया जो था वो क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड बन गया। ठीक है, अब ब्रिटेन जो था वो व्यापार करने में बहुत तेज़ था। वो चाइना को अफीम बेचता था, इंडिया में अफीम उगाता था। ठीक है, और इंडिया में अफीम उगा के चाइना में बेचता था, और उसके बदले चाइना से क्या खरीदता था, चाय खरीदता था, और चाय को इंडिया में और फिर अन्य यूरोपियन कंट्री में बेचता था। ये उसकी पॉलिसी थी। तो 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन मार्केट था वो ब्रिटिश के सामान से भर गया। ठीक है, सारा मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक, उसके बाद जो ब्रिटेन जो था वो ट्रेड सरप्लस हो गया, यानी ब्रिटेन इंडिया से जो व्यापार करता था, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता था वो किसी और देश के साथ व्यापार करता, उसमें मैनेज कर लेता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमेशा ब्रिटेन का ट्रेड डेफिसिट रहा। जो ब्रिटेन का ट्रेड डेफिसिट था इंडिया में, उससे वो क्या करता था
जो लोग थे उसके अंडर जो काम कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर, उसको पेमेंट देता था, इंटरेस्ट जो लोन लिए हुआ था उसका पेमेंट करता था, पेंशन देता था ब्रिटिश के ऑफिसर को। तो यही काम करता था, यानी भारत से पैसा कमा करके और अपने ऑफिसर को देना, अपने गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग्स है उसको बनाना, यानी कि अपने डेवलपमेंट के लिए काम करता था। पैसा इंडिया से कमाता था, अपने घर से पैसा लेके नहीं आता था। ठीक है।